तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेसिस्टर इन सीरीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, रेसिस्टर के बारे में जानते ही हो, मैंने बताया था कि 3 तरीके के मटेरियल होते हैं। ठीक है, एक तो है जो बहुत ज़्यादा रेसिस्टिविटी होगी जिसकी, ठीक है, उसको हम लोग इंसुलेटर कह देते हैं। ठीक है, एक की रेसिस्टिविटी क्या होगी, बहुत कम होगी, उसको कंडक्टर कह लेते हैं। बट कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसका एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस होता है, या रेसिस्टिविटी भी कह लो तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उसका जो बिहेवियर है कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस ऑफर करता ही है, तो उसको रेसिस्टर की कैटेगरी में रख सकते हैं। एलॉय बेसिकली इस तरीके का मटेरियल है जो हायर रेसिस्टिविटी ऑफर करता है। ठीक है ना, तो उसको ट्रांसमिशन लाइन में नहीं यूज करते हैं, हम लोग हीटिंग एलिमेंट के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि अगर किसी भी रेसिस्टर को अगर सीरीज में लगाएं या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सीरीज में लगाएं तो इस पूरे सर्किट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 रेसिस्टर लिए हैं। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि ये जो रेसिस्टर है हमारा, इस रेसिस्टर का ये इनिशियल पॉइंट है, ठीक है ना, और ये क्या है, एंड पॉइंट है। ठीक है, दूसरे वाले रेसिस्टर का ये इनिशियल पॉइंट है और यहाँ पे ये एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से अगर रेसिस्टर को कनेक्ट करते हैं या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कनेक्ट करते हैं तो कह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है ये सीरीज कनेक्शन है। ठीक है, अब ये सीरीज में सारे के सारे 3 रेसिस्टर हमने यहाँ पे लगा रखे हैं और इन तीनों रेसिस्टर से हमने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे सेल दिखा रखा है, बैटरी भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, अब क्या है कि इस तरीके से करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा, प्लीज सारे बच्चों को यहाँ देखना है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये होगा, बट इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब करंट देखो जब यहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करेगी तो जितना अगर आई अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से ड्रॉन हुआ, इस बैटरी से निकला है, तो यही आई अमाउंट ऑफ करंट इस रेसिस्टर और इस रेसिस्टर से क्या होगा, होके जाएगा या नहीं जाएगा, होगा। ठीक है, क्योंकि कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई और दूसरा वे ही नहीं है। अगर आई अमाउंट का करंट R1 रेसिस्टर से जा रहा है तो वो R2 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा। ठीक है, पहली बात है समझ में आ रही है। तो करंट का यहाँ पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। बट अगर V वोल्ट की आप बैटरी लगाते हो या सेल लगाते हो तो यही V वोल्ट हर एक रेसिस्टर के अलोंग क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाओ इस तरीके का, ठीक है, V1 इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लगाओ V2 वोल्ट मीटर लगाए, यहाँ पे V3 वोल्ट मीटर लगाए, और इसकी रीडिंग क्या आ रही है, इसकी रीडिंग V1 आ रही है, इसकी रीडिंग V2 आ रही है, और इसकी रीडिंग क्या हो रही है, V3 आ रही है। तो अगर इन तीनों को सम करोगे ना तो ये पोटेंशियल V के इक्वल आएगा, यानी कि V जो पोटेंशियल है यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर एक रेसिस्टर के लॉ। जैसे कि 7 रुपए मेरे पास है और 3 बच्चों में बांटना था तो मैंने बांट दिए, किसी को 2 किसी को 3। ठीक है, और जो बचे हुए थे 2 वो दे दिए, तो जोड़ेंगे अगर सबको तो 7 ही आएगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इस बैटरी के कारण क्रिएट हुआ है और यही पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है तीनों रेसिस्टर के अक्रॉस। इतनी बातें समझ में आई। सो अगर हम लोग V को लिखे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो क्या ऐसा लिखना गलत होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है कि ये तीनों रेसिस्टर मिलके कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, इक्वल, जैसे कि समझ लो कि 3 बच्चे मिलके, अगर 3 बच्चे के इक्वल अगर कोई एक बच्चा हम लोग सेलेक्ट करना चाहें तो पहले हमें देखना पड़ेगा वो तीनों मिलके कितना फोर्स लगा रहे हैं या क्या लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये इंडिविजुअल हर एक रेसिस्टर अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा था, बट तीनों मिलजुल के कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे सर्किट में ये हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ तीनों मिलके आर रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं। ठीक है, हर एक का इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना है, R1 R2 R3 है, बट तीनों मिलके कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, आर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं आर को R1 R2 और R3 से। ठीक है, सो इस यहाँ पे अगर हम लोग ओम्स लॉ लगाएं, ओम्स लॉ लगाएं तो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर।
तो अगर तीनों के इक्विवेलेंट एक रेसिस्टेंस है, आर रेसिस्टेंस है, तो इससे भी आई अमाउंट ऑफ करंट ही जाएगी। इस तीनों को हटा दिया, यहाँ पे आर रेसिस्टेंस लगा दिया, और आर रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टर है उसका जो रेसिस्टेंस है वो तीनों के क्या है, इक्वल है। तीनों मिलजुल के जितना ऑफर करेगा उतना ये अकेले कर रहा है, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ से यहाँ पे लिखोगे IR होगा या नहीं होगा। अब इस रेसिस्टर से कितने अमाउंट का करंट जा रहा है, I अमाउंट का करंट जा रहा है, तो V1 क्या होगा, IR1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे IR1, यहाँ क्या लिखेंगे IR2, यहाँ पे क्या लिखेंगे IR3, ठीक है। बट तीनों में क्या हम लोग देख रहे हैं कि तीनों में ही हमारा ये जो है करंट क्या है, सेम ही है। तीनों के अलोंग करंट क्या है, सेम है, करंट बदल नहीं रहा था। फिर से एक बार लिख लेते हैं, फिर से एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि ये V वोल्ट ही हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तीनों रेसिस्टर के अलोंग, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस V को लिख सकते हैं कैपिटल IR। R क्या है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, तो IR1 के इक्वल हो जाएगा, ये IR2 के इक्वल हो जाएगा, और ये IR3 के इक्वल होगा, क्योंकि तीनों रेसिस्टर अलग अलग रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, बट तीनों से एक ही करंट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, अगर हम लोग लिखें इसको IR ही रहने दें, और यहां से I अगर कॉमन ले लें, प्लीज बात मत करो, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। इस I से इस I को कैंसिल कर लो, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, अगर सीरीज में किसी भी इक्विपमेंट को हमने कनेक्ट किया है और सारे का हमें रेसिस्टेंस मालूम है, तो उसका एरिथमेटिक सम ले लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता चल जाएगा। अगर आपने मानो यहाँ पे कि तीन हमने रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट किए और तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, 2 ओम का रेसिस्टर है एक, ठीक है, एक 3 ओम का रेसिस्टर है, और यहाँ पे 4 ओम का रेसिस्टर है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि कितना तीनों मिलके कितना इक्विवेलेंट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, कितना इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो तीनों मिलजुल के 2 प्लस 3 प्लस 4 9 ओम रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आ गया, 9 ओम। इंडिविजुअली तो अलग अलग रेसिस्टेंस है, बट तीनों मिलके पूरे सर्किट में कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, तो 9 ओम का रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। इतनी बातें समझ में आ गई। तो ये है हमारा रेसिस्टर इन सीरीज। अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है रेसिस्टर इन पैरेलल। अब देखते हैं कि अगर तीन रेसिस्टर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करें तो किस तरीके से कनेक्शंस होगा, ठीक है। अब क्या है, उसी तीनों रेसिस्टर को दूसरे तरीके से कनेक्ट किया। कैसे कनेक्ट किया, तो सारे रेसिस्टर का इनिशियल पॉइंट एक जगह पे है, सारे रेसिस्टर का इनिशियल पॉइंट कहाँ रख लिया, एक जगह पे, ठीक है। जैसे कि एक रेसिस्टर मैंने यहाँ पे R1 रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर यहाँ पे लगाया है, ठीक है। इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है, फाइनल पॉइंट क्या है, या कह सकते हैं कि एंड पॉइंट क्या है, वहाँ है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है कि ये हमारा दूसरा है, ये R2 है, इसका इनिशियल क्या है, यहाँ पे है, और इसका इनिशियल क्या है, एंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे है। तो तीनों का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे है और एंड पॉइंट क्या है, एक ही जगह पे। तो इस तरीके के कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कहेंगे पैरेलल कनेक्शन। दोनों के कनेक्शन में डिफरेंस पता चल रहा है, बिल्कुल डिफरेंस है या नहीं। अगर इसी तीनों को ऐसे कनेक्ट करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि कैसा कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन है।
ठीक है, और फिर यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, ठीक है। और अगर इस तीनों को हमने ऐसे कनेक्ट किया जैसा कि यहाँ पे मैंने दिखाया है, तो कहेंगे कि कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन के अब मैंने V वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है। यहाँ पे प्लीज ध्यान दे दो, ध्यान नहीं दोगे नुकसान तो भी होगा। मेरा तो क्या नुकसान होगा, मेरे को पढ़ाना है, 1 घंटा पढ़ाऊंगा, ठीक है। तुम बैठ के पढ़ोगे, पैसा दे दोगे, ठीक है। बट रिजल्ट तुम्हारा है, टाइम तुम्हारा है। इतना वक्त भी नहीं है कि ट्यूशन यहाँ से वहाँ जाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वक्त निकल चुका है। तो नुकसान बहुत ज़्यादा आपका, क्योंकि हम लोग अगस्त मंथ में है, सितंबर अक्टूबर नवंबर अपने हाथ में, दिसंबर में हमारा प्री बोर्ड सामने होगा। थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ लोगे इस 1 घंटे में, 1 घंटा यहाँ और इसको रिवाइज कर लो आधे घंटे, मैं कहता हूँ सारे प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। आप इतने नंबर ले आएंगे कि पापा मम्मी आपको डांटेंगे ही नहीं। जैसे ही आपको 70 में से 50 क्रॉस किए तो आप सेफर आ जाएंगे। कोई पेरेंट ज़्यादा कंप्लेन नहीं करता है। कंप्लेन तब आ जाती है जब बच्चा 80 में से 10 लाता है, या कह लो कि 40 में से 1-2 लाता है, तब पेरेंट्स डरते हैं। अदरवाइज कोई बच्चा 40 में से 30 ले आए, 31 ले आए, या 25 के भी पार होता है, तो उतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, किसी बच्चे को भी नहीं होती है, पेरेंट्स को भी नहीं होती है। बट वो बहुत ज़्यादा कम ला रहे हैं तो इसमें गलती तो अपनी है। पढ़ाई पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे तो किस तरीके से पढ़ाई ठीक हो जाएगी। कार चलाओगे नहीं कभी और कहोगे कार चलाना आ जाए, ऐसा कहीं होता है। तो पढ़ाई भी करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे ठीक रहेगा, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। 1 घंटा यहाँ पे आप ईमानदारी से पढ़िए, जब आ गए हैं क्लास में बैठे हैं तो अब बैठ के पढ़ने का ट्राई कीजिए। एक टीचर आपका हेल्प करने के लिए तैयार है, मदद करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो आप मदद लोगे तब ना, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप टाइम पास करके चले जाओगे, स्कूल में भी टाइम पास कर लोगे, घर पर भी टाइम पास कर लोगे, और सोचोगे कि पेपर के 2 दिन पहले 1 शॉट वीडियो देख के काम चलाने, नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहाँ सॉल्यूशन हो पाता है, कहाँ अच्छे मार्क्स ले आ पाते हैं, वो टेक्निक गलत है क्या, चाहे नहीं, ठीक है ना। टेक्निक ये है कि रेगुलर बिहाफ पे आप आधे आधे घंटे, 1 घंटा यहाँ पढ़ा, आधा घंटा जाके रिवाइज किया, डाउट आया फिर से कल पूछ लिया, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है, ठीक है। आता है आप लोगों को पढ़ना, बट उसके लिए थोड़ा सा बैठना पड़ता है, थोड़ा सा संयम तो कंट्रोल अपने ऊपर खुद ही लगाना पड़ता है। तुमको कितना कंट्रोल कर लेगा माँ बाप, छोटा था कंट्रोल कर लिया, डरा के धमका के, अब बड़े हो गए, थोड़े से और बड़े हो जाओगे, क्या करेगा, अगर छोड़ देगा, देख लो अपना अच्छा बुरा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दे। तो यहाँ पे क्या है, 3 रेसिस्टर है, और इन तीनों रेसिस्टर को हमने कैसे कनेक्ट किया है, तो पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या है, आई अमाउंट का करंट यहाँ से ड्रॉन हुआ, निकला इस V वोल्ट के बैटरी से। अब यहाँ तक क्या होगा, आई अमाउंट का ही करंट लगेगा रहेगा, बट यहाँ जाके करंट हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि ये जो आई अमाउंट का करंट है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, I1 I2 और I3, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब ये डिवाइड हुआ, यहाँ पे आया ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर से मिलके क्या बन जाएगा, आई ही तो बनेगा, बनेगा कि नहीं, क्योंकि आई अमाउंट का करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बन के I1 I2 I3 मिला है, बना है। तो I1 I2 I3 जब मिलेगा तो क्या बनेगा, फिर से आई बन जाएगा, फिर से आई अमाउंट का करंट यहाँ पे आएगा, और इस तरीके से सर्किट में फ्लो करता रहेगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल तीनों का एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि तीनों का इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या है, एक ही है या नहीं। क्योंकि इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट अगर अलग अलग होता तो पोटेंशियल का डिफरेंस आता अलग अलग, बट तीनों का जो शुरुआती कह सकते हैं कि बिंदु है और अंत वाला जो बिंदु है वो दोनों क्या है, एक ही है, सेम ही है। तो तीनों का पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा। तो पहले और दूसरे सर्किट में हम लोग डिफरेंस देखें तो एक फंडामेंटल डिफरेंस है। क्या फंडामेंटल डिफरेंस है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, पोटेंशियल बट रहा था, और करंट क्या था, सेम था। बट यहाँ पे करंट बट रहा है, पोटेंशियल क्या है, सेम, ठीक है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस पता चल गया। चलो अब क्या है, हम लोग यहाँ पे I को क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 I2 और I3। ऐसा लिखना क्या गलत होगा, या ठीक है, लॉजिकली ठीक है, सब कुछ लॉजिक है, दिख रहा है यहाँ पे ऐसा ही हुआ है, ठीक है ना। कुछ कोई भी ऐसा नहीं है कि मंडग्रंथ मैंने बातें बताई है या हाइपोथेटिकल चीजें बता दी, यहाँ पे लॉजिकल है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं फिर से R कंसीडर करूंगा, और फिर से यहाँ पे मैं ओम्स लॉ लगा दूं, फ्रॉम
ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, यही है ना। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन आर होगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर हो जाएगा। आर क्या है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, आर हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। ठीक है, समझ में आई बात। और यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, तो V अपॉन R1, V अपॉन R2। ठीक है, R1 ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3। अब क्या करो, V कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या जाएगा 1 अपॉन R, यहाँ क्या V कॉमन लेगा तो आएगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, आएगा या नहीं आएगा। इस V से V से कैंसिल कर लो, तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आएगा, आएगा या नहीं आएगा, समझ में आई बात। तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इंडिविजुअल रेसिस्टेंस में रिलेशन है, इससे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा सर्किट हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कह रहा है कि कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो पैरेलल सर्किट है, ठीक है ना, वो ज़्यादा बेटर है एज कंपेयर टू द सीरीज सर्किट। क्यों, तो कह रहा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशंस है, उस एक्सप्लेनेशंस को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। क्या एक्सप्लेनेशंस कह रहा है जरा समझते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज में कैसे कॉम्बिनेशन है मालूम है आप लोगों को, दिमाग में होगा, पैरेलली कैसे है। तो कह रहा है इन सीरीज सर्किट व्हेन वन कंपोनेंट फेल्स द सर्किट इज ब्रोकन एंड नन ऑफ द कंपोनेंट वर्क। एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या कह रहा है आपका, अच्छा, तो अगर मान लो कि 3 बल्ब है और तीनों बल्ब को मैंने क्या कर दिया, सीरीज में लगाया है इस तरीके से। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बल्ब फ्यूज कर गया, यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो गया। क्या ये दोनों भी ठीक होने के बावजूद भी जलेगा, नहीं जलेगा, क्योंकि अभी जो हमारा ये पाथ है क्लोज्ड और कॉन्टिन्यूअस है क्या, नहीं है। और हमेशा ही करंट किस पाथ पे चलता है, तो क्लोज्ड एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ पे चलता है। ठीक है, अगर ऐसा होता कि इसी तीनों बल्ब को हम लोग पैरेलली कनेक्ट किए होते तो क्या होता, तो जलेगा। जो एक खराब हो जाएगा वो नहीं चलेगा, बाकी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोज और कॉन्टिन्यूअस पाथ बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा या नहीं बनेगा। करंट यहाँ से ये बल्ब खराब हो गया तो यहाँ से होके ऐसे होके ऐसे होके ऐसे चला जाएगा, या ऐसे होके ऐसे होके ऐसे चला जाएगा। ठीक है, सो पैरेलल कॉम्बिनेशंस में कंपोनेंट को जोड़ना ज्यादा बेटर है। ठीक है, हाँ पूछ सकते हैं क्या नहीं। अब दूसरा क्या करें, द डिफरेंट अप्लायंसेस हैव द डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट एंड दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन दिस सीरीज एज द करंट रिमेन्स सेम। कह रहा है अलग अलग इक्विपमेंट को अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट की जरूरत पड़ती है, बट इस चीज को हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते सीरीज सर्किट में। आपने एसी लगाया, आपने फैन लगाया, एक ट्यूब लगाया, एसी को कितना चाहिए 15 एम्पियर चाहिए, बल्ब को कितना चाहिए 5 एम्पियर चाहिए। 15 एम्पियर करंट अगर फ्लो करेगा तो ये दोनों इक्विपमेंट खराब हो जाएगा, और 5 एम्पियर करेगा तो ये अंडर रेटेड करंट रहेगा, ये चल नहीं पाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है, क्योंकि करंट यहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, अलग अलग अप्लायंसेस से अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा सकता है। सो अगर एक फ्रिज है, एक एसी है, एक गीजर है, तो जहाँ 15 एम्पियर जाना होगा वहाँ पे 15 एम्पियर आप भेज सकते हैं, जहाँ पे 5 एम्पियर जाना होगा वहाँ पे 5 एम्पियर भेज दोगे। तो ये भी रिक्वायरमेंट आपकी कहाँ फुलफिल हो पाएगी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, थर्ड क्या कर रहा है, द टोटल रेसिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, यहाँ टोटल रेसिस्टेंस घट जाएगा, डिक्रीज कैसे जरा समझते हैं। इस पे मान लो कि 3 ओम का हमने बल्ब लगाया है, बल्ब का रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, और ये भी 3 ओम का ही रेसिस्टेंस यहाँ पर भी। अब देखते हैं कि तीनों मिलके कितना रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 ओम, कितना आ गया 9 ओम आ गया। यहाँ पे देखो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 यानी कि 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3
1/3 कितना आ गया 3/3 सो 1 आ गया, आया कि नहीं। सो आर की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस 9 ओम हो गया और उसी इक्विपमेंट को हमने पैरेलल लगाया तो रेसिस्टेंस कितना कम आ गया है, आया कि नहीं आया, उसी फैक्ट को लिख रहा है। तो टोटल रेसिस्टेंस इन ए पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज्ड। पैरेलल सर्किट में हमारा टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाएगा तो आपका ये मान लो कि आग लग जाने की संभावना भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, हीट एनर्जी में ट्रांसफर हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बदल जाएगी और इस कारण से बर्न हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमें ये समझ में आ गया। हाँ एग्जाम्पल मैंने बोला कि 3 ओम के 3 बल्ब है, एक बार सीरीज में लगाया एक बार पैरेलल में लगाया। तो जब सीरीज में लगाया तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस देखा, तो सीरीज में लगाते तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की जगह पे 3 लिख दिया, R2 की भी जगह पे 3 लिख दिया, R3 की जगह पर भी 3 लिख दिया। तो 3 3 3 को जोड़ा तो क्या हो गया 9 आ गया। ठीक है, बट इसी 3 बल्ब को मैंने ऐसे पैरेलली अगर कनेक्ट कर दो तो 1/3 1/3 1/3 को ऐड करेंगे तो 3/3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। तो रेसिस्टेंस क्या हो रहा है, पैरेलल सर्किट में डिक्रीज हो जा रहा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि कहने का मतलब बेटर कॉम्बिनेशन है एज कंपेयर टू द सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इलेक्ट्रिक सर्किट से जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो क्या होता है, आप देखे होंगे कि वो सर्किट क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है और इसी इफेक्ट को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट। जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से या किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से गुजरती है तो वो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है एंड दैट इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बातें समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, इसी फैक्ट को लिख रहा है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेसिस्टिव। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है जो प्योरली क्या है, रेसिस्टिव है। जैसे गीजर का सर्किट हम लोग बनाते हैं, जैसे कि टोस्टर का सर्किट बनाते हैं। ठीक है, the source of the energy continually get dissipated entirely in a form of heat। तो जहां से एनर्जी मिल रही है, जो एनर्जी आ रहा है वो एनर्जी क्या हो जाएगा, हमारे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे शरीर में फूड एनर्जी आता है, ये फूड एनर्जी कहाँ से आया है, तो सन से आया है, आया कि नहीं। सन की एनर्जी को पेड़ पौधे ने क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ठीक है, और इन्वायरमेंट पढ़ाया है ना आप लोगों को। फिर उस पेड़ पौधे को तुमने खाया तो उस सन की एनर्जी फूड एनर्जी में पहले कन्वर्ट हुई, उस फूड एनर्जी को आपने जब खाया और फिर बोला तो वही फूड एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। क्योंकि साउंड भी क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि बहुत जोर से चिल्लाएंगे तो कोई चीज़ मैं गिरा सकता हूँ, मैं तोड़ सकता हूँ तेज आवाज़ से। क्योंकि यहाँ पे मैं बोलता रहूँ और यहाँ पे कुछ है तो हिलेगा, हिलेगा कि नहीं। सो इसमें कैपेबिलिटी है। ठीक है, सो बेसिकली साउंड क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है, ये भी एक एनर्जी का फॉर्म है या नहीं। इसी तरीके से हीट भी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी के बारे में एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, तो ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यूनिवर्स की जितनी एनर्जी है उतनी है। ठीक है, बट एनर्जी क्या हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गई बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से जा रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिस सर्किट से गई वो सर्किट क्या है, प्योरली अगर रेसिस्टिव है। अगर प्योरली रेसिस्टिव नहीं है तो क्या होगा कि थोड़ी सी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। बट अगर प्योरली रेसिस्टिव है तो बहुत सारा एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसा कि इलेक्ट्रिक गीजर में होता है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। जैसा कि प्रेस में होता है, उस तरीके का हीट आपका लैपटॉप में प्रोड्यूस होता है क्या, नहीं होता है, थोड़ा होता है। ठीक है, फैन में प्रोड्यूस होता है क्या, फैन अगर 2 घंटे से चल रहा है गर्म हुआ है बट उतना ज़्यादा नहीं गर्म होगा जैसे कि प्रेस हो जाता है। प्रेस आप लगाओ 1 मिनट में गर्म हो जाता है, होता है या नहीं होता है। गीजर लगाओ 2-3 मिनट में 5 मिनट में गर्म हो जाता है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है उसको बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर रेसिस्टिविटी कम है, हमारा ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, वो भी गर्म होता है बट उतना गर्म नहीं होगा क्योंकि वो प्योरली रेसिस्टिव नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। सो अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट है तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा एंड दैट इज नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो लिखा कि
हमने पढ़ रखा है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, और क्या होता है, एनर्जी क्या है, वर्क डन के इक्वल होता है। कह रहा है कि किसी भी आदमी में या किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना एनर्जी होगा उतना ही वर्क डन होगा। एनर्जी नहीं होगा तो वर्क क्या करेगा, अगर एनर्जी है तो वर्क कर सकता है। तो अगर मैंने किसी में 10 जूल एनर्जी सप्लाई किया है तो वर्क डन कितना करेगा, 10 जूल ही करेगा। ठीक है ना, समझ में आया? या तुम कहो कि मैंने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम किया है या खत्म किया है, तो आपने वर्क कितना किया होगा, 10 जूल ही वर्क किया होगा। ठीक है, या कोई डिवाइस है जिसने 10 जूल एनर्जी कंज्यूम कर दी या 100 जूल ऑफ एनर्जी कंज्यूम की, खत्म की, यानी कि 100 जूल ऑफ एनर्जी कहाँ खत्म हुई होगी, काम करने में खत्म हुई होगी। तो काम कितना किया गया होगा, 100 जूल किया होगा। तो इसी तरीके से हमने देखा कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, पहले ही आपको बता रखा है। सो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन V इंटू क्यू के इक्वल होगा। और इस डब्ल्यू को आप लोग क्या कर सकते हैं, हीट से इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी और वर्क में रिलेशन है या नहीं। कहा कि जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी कंज्यूम होगी, उतनी ही एनर्जी क्या होगी, खत्म होगी। मैं इस पेन में 10 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करूं तो इस पेन के थ्रू कितना वर्क डन होगा, 10 जूल ही होगा। समझ में आ रहा है ये बात, ठीक ना। सो इसी तरीके से जितना वर्क डन होगा वो उतना ही हीट एनर्जी के इक्वल होगा। तो H इज इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू क्यू आ गया। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये Q अपॉन टी के इक्वल था तक था या नहीं। तो Q की वैल्यू कितनी थी, तो Q की वैल्यू निकाल सकते हैं I इंटू टी। अब यहाँ पे हम लोग V Q की वैल्यू अगर I इंटू टी रख दें तो कोई दिक्कत है क्या किसी बच्चे को, नहीं है ना। अब यहीं से अगर हम लोग इसमें ओम्स लगाए तो ओम्स क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, कहता है कि नहीं। तो V की वैल्यू अगर हम लोग रख दें यहाँ पे आई आर इंटू टी, तो हीट का फॉर्मूला फाइनली क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो यही लिखा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, समझ में आया। और ये फॉर्मूला सबसे पहले किसने दिया, तो जूल ने दिया, और इस कारण से इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो जूल्स ने क्या बताया हीट के बारे में, ठीक है ना, तो बताया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में जूल्स ने क्या बताया। तो जूल्स ने पहला चीज बताया कि हीट, इट स्टेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रेसिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। करंट के स्क्वायर के क्या है, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेसिस्टेंस। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और जितनी देर तक आप करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा होगा। आपने फैन को 2 मिनट चलाया, छू के देखो थोड़ा कम गर्म होगा। आपने उसको 5 मिनट चलाया, फिर छू के देखो थोड़ा सा ज्यादा गर्म होगा पहले से, होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो H इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम बढ़ेगा तो हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। रेसिस्टेंस बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तब भी हीट बढ़ेगा। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी क्या है, इट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। समझ में आ गई बात, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों को। चलो, अब इसके बाद एक टॉपिक है हमारा, इसी के ऊपर में कुछ फैक्ट्स है, उसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे। ठीक है, तो कह रहा है हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल। कहीं कहीं पे हीटिंग इफेक्ट हम लोग चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर में हीट हम लोग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक गीजर में हम लोग हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस में आयरन में हम लोग हीट प्रोड्यूस करना चाहते हैं। बट हर एक डिवाइस में क्या हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। कंप्यूटर में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। रेफ्रिजरेटर में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। फैन में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। वॉशिंग मशीन में हीट प्रोड्यूस करना चाहते हो, नहीं। ठीक है, सो कहीं कहीं पे डिजायरेबल है, कहीं कहीं पे अनडिजायरेबल है। तो हम लोग उसी हीटिंग इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए फैन लगा लेते हैं, कूलिंग कुछ ना कुछ करके कूल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में होता है, फैन होता है कि नहीं अंदर में, उसको ठंडा रखने के लिए। ठीक है, सो हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल इन द डिवाइस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज। हीटिंग इफेक्ट इज अनडिजायरेबल। कहीं पे डिजायरेबल है, कहीं पे चाह रहे हैं, कहीं पे नहीं चाह रहे हैं। कहाँ कहाँ नहीं चाह रहे हैं, तो कंप्यूटर में नहीं चाहते हैं, कंप्यूटर मॉनिटर में नहीं चाहते हैं, टीवी में नहीं चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर में नहीं चाहते हैं। बट ऐसा कभी हुआ है कि आपका टीवी गर्म नहीं होता है, आप जरा छू के देखो टीवी तो गर्म होता ही होता है, बट आप नहीं चाहते हैं। इसीलिए
उसकी रेसिस्टिविटी को क्या करते होंगे, अब घटाने का ट्राई करते हैं, इंटरनल सर्किट ऐसा बनाते होंगे कि उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो। इसीलिए तो बोला जाता है अगर ज़्यादा देर तक चला रहे हो तो कभी कभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को शट डाउन भी कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बोलते हैं ना, अरे बहुत देर तक फैन चला लिया, बंद कर दो। बहुत देर तक एसी चल गया होगा, बंद कर दो, आग लग सकती है गर्मी के दिनों में। कंप्यूटर बहुत देर से चल रहा है, बंद करो, बहुत हीट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। मोबाइल हीटअप हो जाता है आपका, अब बंद करना पड़ जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो कहीं पे हीट डिजायरेबल है, कहीं कहीं पे हीट अनडिजायरेबल है, दोनों का मतलब समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक बल्ब, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द filament appears a heat and a small part is radiated in a form of light। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, तो लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। लाइट भी क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, इट इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हाँ, कुछ क्या होता है, हीट में प्रोड्यूस हो जाता है। आपका बल्ब कितना गर्म होता है या नहीं होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ द टंगस्टन। फिलामेंट किसका बना होता है इलेक्ट्रिक बल्ब का, टंगस्टन का। क्यों बनता है, तो इट डज नॉट ऑक्सीडाइज रेडली, ये आसानी से बर्न नहीं होगा, ठीक है ना। और साथ में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, तो मेल्ट भी नहीं होता है, ठीक है। द बल्ब आर फिल्ड विद द केमिकली इनएक्टिव गैस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन। अब बल्ब के अंदर में कौन सी गैस भरी होती है, तो ऑक्सीजन किसी को भी कोरोड कर सकता है, खराब कर सकता है, रिएक्टिव गैस है। तो उसमें नॉन रिएक्टिव गैस डालते हैं, जैसे आर्गन, नाइट्रोजन, ये दोनों ही स्टेबल गैस है। तो ये फिलामेंट के लाइफ को क्या कर देगा, लंबा कर देगा, ठीक है। समझ में आ गई बात है, आगे। अब है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो हमारा सेफ्टी डिवाइस है, और इसको हमेशा ही लाइव वायर से क्या लगाते हैं, लाइव वायर के सीरीज में लगाते हैं। क्या होता है कि कभी कभी एक्सीडेंटली हाई वोल्टेज करंट आता है, तो हाई वोल्टेज करंट के आने के कारण आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस होता है, और फ्यूज से होके जब हाई वोल्टेज करंट जाता है तो फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो हीट तो प्रोड्यूस होगा ही। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रही है तो कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिसके अंदर में रेसिस्टेंस ना हो। हर एक डिवाइस में, हर एक कंडक्टर में रेसिस्टेंस ज्यादा या कम होगा, बट रेसिस्टेंस तो वो ऑफर करेगा ही। अगर कोई भी कंडक्टर, कोई भी डिवाइस अगर रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर हाई वोल्टेज की करंट जाएगी, करंट का अमाउंट बढ़ता है तो हीट कितना बढ़ जाता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो ज्यादा करंट होगा तो हीट क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। कितना प्रोड्यूस होगा, तो आई स्क्वायर के, अगर 2 एम्पियर है तो 2 टू ज़ा 4, यानी कि 4 गुना हो जाएगा हीट। समझ में आ रहे हैं। और इस कारण से अगर आपने फ्यूज वायर ऐसा रखा है कि वो मेल्ट कर जाए तो आसानी से मेल्ट कर जाएगा, और आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये 5 एम्पियर पे काम करता है, ठीक है। इसको मैंने कनेक्ट किया, यहाँ पे फ्यूज लगा दिया, ये फ्यूज समझ लो, ऐसे करके जो वायर लगाया ये फ्यूज वायर। अब यहाँ पे इस तरीके का सर्किट है, मान लो यहाँ से सप्लाई जा रही है। अब क्या है, इसमें जाना था 5 एम्पियर का करंट, तो इस फ्यूज का भी रेटिंग होता है, तो फ्यूज का रेटिंग इसके रेटिंग से थोड़ा सा हाइयर होता है। कितना होगा, तो 5.01 होगा या 5.02 होगा, इस तरीके का रेटिंग होगा। यानी कि 5 एम्पियर के करंट को ये जाने देगा, बट जैसे ही 8 एम्पियर का या 7 एम्पियर का करंट जाएगा तो इतना हीट प्रोड्यूस होगा कि ये इसको क्या कर सकता है, मेल्ट कर देगा। तो मेल्ट कर देगा तो इलेक्ट्रिसिटी, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं इससे, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा नहीं, अब बच जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। रुकता है, जितना उसको चाहिए उतना ही जाने देगा, उससे ज्यादा जाएगा तो ये मेल्ट कर जाता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, ठीक है। देखते हैं, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। कैसा डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है, दैट प्रोटेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन द केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। जनरली शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग में ही करंट क्या होता है, सडनली इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। फ्यूज इज मेड ऑफ द प्योर टीन एंड और एलॉय, या तो टीन का बनता है या एलॉय का बनता है, ऑफ कॉपर एंड टीन। अब कॉपर और टीन का जो एलॉय बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, कम होता है। तो फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट होता है लाइव वायर के साथ। फ्यूज हैज द लो मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज की मेल्टिंग पॉइंट कैसी होती है, लो होती है, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि हाइयर
वोल्टेज का अगर करंट जाए तो वो मेल्ट कर जाए। और कह रहा है करंट कैपेसिटी ऑफ द फ्यूज इज स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंस। इसकी करंट कैपेसिटी कितनी होती है, तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है जो अप्लायंस है। ठीक है, समझ में आई बात या नहीं आ रही है, बताओ। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब अगला स्लाइड पे चलते हैं, और अगली स्लाइड इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी डिवाइस कंज्यूम करता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में पर यूनिट टाइम में जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू क्या, P इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन टी होगा, H अपॉन टी होगा। तो H का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर टी है, तो T से T कट जाएगा और ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर। यहाँ पे ओम्स लॉ लगाओगे तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये भी बन जाएगा। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है, बट वाट जो है स्मॉलर यूनिट है, सो कॉमर्शियली हम लोग किलो वाट आवर का यूज करते हैं। किलो वाट कितने जूल के इक्वल होता है, 3.6 10⁶ जूल के इक्वल होता है, एंड 1 किलो वाट 1 यूनिट के इक्वल होता है। समझ में आई बात या नहीं आ रही है। 1 वाट को आप डिफाइन कर सकते हैं, अगर 1 वोल्ट की 1 एम्पियर की करंट आप किसी में फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है, और 1 वोल्ट की बैटरी आपने लगाई है, तो करंट पावर कितना प्रोड्यूस होगा उससे, 1 वाट ही पावर प्रोड्यूस किया जाएगा। तो इस तरीके से पावर का डेफिनेशन है। तो ये आपके इस चैप्टर की लास्ट स्लाइड है। मेरे को लग रहा है कि इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बट न्यूमेरिकल के पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को एक बार वीडियो लेक्चर के गो थ्रू जाए। एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, 2 पार्ट, यानी कि एक पार्ट और लेक्चर का है और ये लास्ट पार्ट है, तो तीनों को मैं अभी अपलोड कर दूंगा। तो एक बार आप थ्योरेटिकल लेक्चर के गो थ्रू जाइएगा। जब आप थ्योरेटिकल लेक्चर के गो थ्रू चले जाते हैं और फंडामेंटल फार्मूला आपको याद हो जाता है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट याद हो जाता है, तो आप बताना फिर एक दिन का लेक्चर लेंगे जिसमें सारे के सारे, क्योंकि